नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप हैं तैयार हैं हम। आज विपक्ष ने अपनी एकजुटता की ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया। मोदी सरकार को सीधा संदेश दिया कि लड़ाई आर पार की होगी। पेगासस, महंगाई, किसानों को हथियार बनाकर वार किया। आखिर राहुल की सक्रियता और विपक्ष की आक्रामकता के सियासी मायने क्या है? क्या विपक्ष का यही एक्शन आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है? साइकिल की सवारी किस पर पड़ेगी भारी? विपक्ष का साइकिल मार्च कितना हिट रहा? इसके संविधान की रक्षा के लिए लिबर्टी, प्राइवेसी, इसको जो हिफाजत करने के लिए हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए। कौन कौन नेता पहुंचे, किसकी पार्टी रही नदारद? क्या जाति जनगणना पर घिर गई मोदी सरकार? जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। बिहार से यूपी तक नई जुगलबंदी के पीछे क्या? एक घोर और संवेदनशील सरकार को समझाने और रास्ता दिखाने की कोशिश होगी। ओम प्रकाश राजभर के मेन जोल का राज। हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो, वो सत्ता में है, वहाँ भी है, देश में भी है, प्रदेश में। इन चीजों को लागू करते उसके बाद उसमें विचार किया जा सकता है। मिशन उत्तर प्रदेश का राकेश टिकैत प्लान। हम साथ साथ हैं। आज मंगलवार है और पक्ष और विपक्ष ने अपने मंगल के लिए सियासी मीटिंग की। सुबह राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को ब्रेकफास्ट पर चर्चा के लिए बुलाया, तो वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रणा की। राहुल ने केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो मोदी ने संसद में जारी गतिरोध के लिए विपक्ष से निपटने की सबसे पहले बात उस फॉर्मूले की जिसे विपक्ष मोदी रोको फॉर्मूला नाम दे रहा है। आज इन दो तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर राहुल के नेतृत्व में विपक्ष की ब्रेकफास्ट मीटिंग की है। दूसरी तस्वीर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाले गए साइकिल मार्च की है। दोनों तस्वीर में एक बात कॉमन है, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता। सियासत में आखिर इन तस्वीरों के मायने क्या है? मोदी विरोधी गुट की जबरदस्त गोलबंदी। कांग्रेस के बिना मोदी को रोकना असंभव है। विपक्ष की तैयारी क्या 2024 में पड़ेगी भारी? मजबूत विपक्ष के लिए राहुल कितने जरूरी? आज राहुल गांधी ने विपक्ष की 13 पार्टियों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। पहले सुनिए राहुल ने क्या कहा, उसके बाद समझिए क्यों कहा। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. As far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles. राहुल गांधी ने मुद्दा सेट कर दिया। व्यक्तिगत आजादी पर हुए वार पर चुप नहीं बैठेंगे। महंगाई की मार पर जनता की आवाज बनकर केंद्र सरकार को घेरेंगे। राहुल एक धागे में विपक्ष को पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप देश के नक्शे के जरिए समझिए तो तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी राहुल गांधी का नेक्स्ट प्लान क्या है? राज्य पश्चिम बंगाल पार्टी टीएमसी, लोकसभा सीट 42, राज्य में सरकार। राज्य उत्तर प्रदेश पार्टी समाजवादी पार्टी, लोकसभा सीट 80, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य बिहार पार्टी आरजेडी, लोकसभा सीट 40, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य महाराष्ट्र पार्टी शिवसेना और एनसीपी, लोकसभा सीट 48, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य झारखंड पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकसभा सीट 14, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य जम्मू कश्मीर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोकसभा सीट 5, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य तमिलनाडु पार्टी डीएमके, लोकसभा सीट 38, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। यानी लोकसभा की 267 सीटों पर जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है या फिर दूसरे नंबर की पार्टी है, वहां तालमेल बिठाने की रणनीति पर राहुल ने एक्शन शुरू कर दिया है।
ये वो क्षेत्रीय पार्टी है जो 2024 में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। राहुल के मंथन और चिंतन के पीछे का मकसद बीजेपी को राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में हर मोर्चे पर चुनौती देना। बड़ी बात यह है कि आम जनता से विपक्ष को सीधे कनेक्ट करने के लिए राहुल ने साइकिल मार्च निकाला। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं। राहुल, ऑल द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हुए नहीं, जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया। ट्रैक्टर के बाद राहुल गांधी ने साइकिल मार्च निकाला तो कांग्रेस लीडर और विपक्ष उसके साथ दिखा। कैसी रही बैठक? सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक घोर और संवेदनशील सरकार को समझाने और रास्ता दिखाने की कोशिश हो रही है। जहाँ साहब साइकिल लड़खड़ा तो नहीं रही? नहीं, साइकिल पुख्ता है। साइकिल पुख्ता है। कभी बीट कर देगी। राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते समझ आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल की मीटिंग में आम आदमी पार्टी और बीएसपी दोनों शामिल नहीं हुए। विपक्षी एकता के लिए इसे झटका माना जाए या फिर राहुल के चेहरे को लेकर विपक्ष की कुछ पार्टियों में कंफ्यूजन, तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन विपक्षी एकता को एक लाइन में समझें तो मौजूदा सियासी हालात में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिए जरूरी है। पहले नाश्ता और फिर साइकिल। राहुल गांधी के साथ विपक्ष की एकजुटता के पीछे सियासी कारण भी है। इसे आप यूं समझिए, क्षेत्रीय पार्टियों को पता है कि कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला मुश्किल है। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती, लेकिन वोट शेयर 20% रहा। अभी भी संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के करीब 100 सांसद हैं। देश की अलग अलग विधानसभाओं में 880 विधायक हैं। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी तीसरे मोर्चे को असरदार नहीं मानते। वो मानते हैं कि कांग्रेस को शामिल किए बिना मोदी को चुनौती देना मुश्किल है। फॉर्मूला साफ है। 2019 में बीजेपी ने 38% वोट हासिल करके 303 सीटें जीती। 35 से 40% वोट पाने वाली पार्टी की जीत मुमकिन है। हाशिए पर होने के बावजूद कांग्रेस के पास 20% का वोट बैंक है। कांग्रेस को 15 से 20% अतिरिक्त वोट शेयर जुटाना है। क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस का महागठबंधन मिलकर ऐसा कर सकता है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों की 200 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। 200 सीटों पर बीजेपी 40 से अधिक सीटें नहीं जीत सकी। बाकी बची 340 सीटें देश के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में है, जहां बीजेपी मजबूत है। 340 सीटों में से 150 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने वाले दलों को कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में बीजेपी का समीकरण बिगड़ सकता है। विपक्ष और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रहा है। ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता राहुल की अगुवाई में सरकार को सड़क से संसद तक घेर रहे हैं। देश में अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी जिम्मेदारी दी है कि जनता की आवाज उठाते रहें, उन मुद्दों पे उठाएं जिससे जनता जुड़ी है। पेट्रोल प्राइस राइज का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, इकोनॉमी का हो, किसानों के अधिकारों का हो, या इस तरीके की जो जासूसी हो रही थी। लेकिन नाश्ता हुआ ना, क्या राहुल गांधी ने आप लोग को क्या कहा? राहुल गांधी कुछ नहीं, क्या सबको धन्यवाद दिया। नहीं, राहुल गांधी ने पेगासस का भी इशू आ गया। ये सब रेज करने के लिए यही प्लेटफॉर्म है, लेकिन गवर्नमेंट हमें डिस्कशन को नहीं दे रही है। ये बराबर नहीं है और इसलिए राहुल जी जो कह रहे हैं वो बराबर है कि जो इसी सोच के है सबने एक साथ आना चाहिए। अपोजिशन चर्चा करनी चाह रही है, सरकार चर्चा करनी नहीं दे रही है, ये सच्चाई है। वो इतना ही कहे कि पेगासस पे पहले चर्चा करें, बाकी सारी चर्चा बाद में करेंगे। विपक्ष की एकजुटता पर बीजेपी में भी खलबली मची हुई है। मोदी के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है। जब संवैधानिक संसद चल रही है तो समानांतर संसद की क्या जरूरत है?
अब आप कल को कहेंगे कि हम समानांतर संविधान चलाएंगे, आप फिर कल को कहेंगे कि हम समानांतर सरकार चलाएंगे। जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के ऊपर हमारा को विश्वास है, हम किसको भी दबाते नहीं। ये गलत प्रचार कर रहे, आप कितने भी यूनिट हो जाओ, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, आप यूनिटी हो जाओ, आप देश के लिए अच्छे काम करो, देश को विश्वास मिले हो। हमारा को गलत प्रचार करते हुए आप जो यूनिट होने के लिए प्रचार करें, आप समझना चाहिए। राहुल गांधी एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। पहला, अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव में किसानों के क्रोध को भुनाना, और दूसरा 2024 के लिए महागठबंधन की नई टीम तैयार करना। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। विपक्ष कैंप से एकजुटता की आवाज सुनाई दे रही है तो एनडीए के अंदर से पेगासस और जातिवार जनगणना पर टकराव के सुर सुनाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना पर केंद्र सरकार पर अब दबाव बना रहे हैं। पेगासस की जांच की बात कह चुके हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से क्या अच्छी खबर आई, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नीतीश कुमार जातिवार जनगणना पर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं जातिवार जनगणना के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। साफ है, 3 दशकों के बाद एक बार फिर मंडल पार्ट 2 को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। जाति आधारित जनगणना की मांग पुरानी है, लेकिन नया ये है कि इसी मुद्दे पर मनभेद की खबर एनडीए से है और नए गठजोड़ की सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश से आ रही है। बीजेपी के अगर सिंबल पे लड़ा होता तो सांसद भी बन करके दिल्ली गया होता, लेकिन मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का। आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ये सभी के हित में, इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि इनको किसी को नाराजगी होगी तो अपनी बात होगी। सबसे पहले आप जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासी हलचल को समझिए। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, जाति आधारित जनगणना पर बात हुई थी। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे, 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा। जेडीयू नेताओं ने अमित शाह से जाति आधारित जनगणना पर मुलाकात की, क्योंकि गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि जातिवार जनगणना नहीं होगी। ये तब है जब बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री भी जातिवार जनगणना की बात दोहरा रहे हैं। कास्ट बेस इसलिए जनगणना होनी चाहिए क्योंकि समाज में कास्ट वर्तमान समय में मौजूद है। तो जब जातियां मौजूद हैं, जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोच रही है। आगे आने वाले दिनों में वो सभी पार्टियों का निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराती तो बिहार सरकार राज्य में खुद कराएगी। यानी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का स्टैंड केंद्र सरकार से विपरीत है। वहीं 2022 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना की एंट्री हो गई है। मायावती ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने जाति आधारित जनगणना की शर्त बीजेपी के सामने रखी है। अगर बीजेपी उनकी शर्तें मान जाती है तो एक बार फिर वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो। अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं। पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में। इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड्स हैं अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले, कार्य घोषणा करे, उसको कानून का रूप दे, उसको तब विचार किया जा सकता है। राजनीति में लंबे समय तक न कोई
दुश्मन रह सकता है और न कोई दोस्त रह सकता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त और दुश्मन बनते हैं। प्रकाश जी सोचते हैं वो मोदी जी करते हैं। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, जिसके लिए आज ओम प्रकाश जी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मोदी जी आज उनके लिए कार्य कर रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। तो मुझे तो विश्वास है कि मैं इसको आज की मुलाकात के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आज की मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो मेरे साथ नहीं आ सकते। ओम प्रकाश राजभर से पहले समाजवादी पार्टी भी जातिवार जनगणना की मांग करती रही है। सवाल ये है कि जब पक्ष और विपक्ष के बयान एक जैसे हैं, तो ये मामला अटका और लटका क्यों है? तो क्या केंद्र सरकार पर जातिवार जनगणना का दबाव काम आएगा? क्या मंडल की तरह एक बार फिर पिछड़ी जाति आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगी? क्योंकि सत्ता में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ लटकाया है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। लटकाया जरूर है, लेकिन जात पर ये जुगलबंदी आपने देख ली। बहरहाल सियासत में वाद विवाद नई बात नहीं है, लेकिन आज संसद के बाहर से आई हेमा मालिनी की तस्वीर वायरल है। आखिर संसद के बाहर ऐसा क्या हुआ? आज संसद से सड़क तक किसान आंदोलन को लेकर सियासत हुई। आर पार की लड़ाई के लिए मोर्चेबंदी की ये तस्वीरें सामने आई। विपक्ष ने राहुल के नेतृत्व में हुंकार भरी, तो मोदी ने अपने नेताओं के साथ पलटवार की रणनीति पर चर्चा की। सबसे पहले आपको संसद के बाहर उस तस्वीर के बारे में बताते हैं जिसकी आज खूब चर्चा हो रही है। अकाली दल के सांसदों ने अनूठे अंदाज में किसानों का समर्थन किया। सांसदों को गेहूं की बाली दी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हेमा मालिनी पहुंची, उन्हें हरसिमरत कौर ने गेहूं की बाली थमा दी। किसानों के समर्थन वाले प्ले कार्ड के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे, घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके, चर्चा करके, सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। संसद के बाहर की तस्वीर आपने देखी। अब आपको संसद के अंदर का हाल दिखाते हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजे, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही तय कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत ने किसानों के हक में विपक्षी एकता को सराहा और केंद्र सरकार पर हमला बोला। जिद पड़ रहे, अगर ये जिद है तो ये जिद तो जारी रहेगी। सरकार को एमएसपी का गारंटी कानून भी देना पड़ेगा। सरकार को 3 काले कानून भी वापसी करने पड़ेंगे। सरकार ये बता देना कि इसमें सफेद क्या है। जौन सा कानून बनने के तुरंत बाद में संशोधन मांगने लगे। राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर बड़ा आरोप लगाया। दावा किया कि जल्द एमएसपी के नाम पर होने वाले घोटाले का खुलासा करेंगे। कि भाई मैं खेत में बैठकर यहीं आंदोलन कर रहा, तो उसकी बात वहां सुनी गई और वहां पे ही अधिकारी गए। आज दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हुए हैं और आज आवाज नहीं सुनी जा रही। हमारे पास में कागज आ जाएंगे, हम वो देंगे। क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, अपनी बात भी ना कहें। ये लोग रामपुर के लोग होंगे यहाँ पे। जी रामपुर के। रामपुर जितना एक ही जिले का हम दस्तावेज आपको देंगे। वहाँ पे जिन जगह पे बिल्डिंग और स्कूल बने हुए हैं, उन जगह में खेती दिखाई जा रही, उसके नाम से गेहूं और धान तो ले जाते हैं। वो पूरा खसरा नंबर, पूरे फोन नंबर, उन लोगों के नाम जिनके नाम 1 बीघा जमीन नहीं है, उन लोगों के नाम से फर्जी तरीके से ये हो रहा है। ये एमएसपी है। हम चाहेंगे सरकार के उसकी जांच कर ले। 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। यानी 2024 के फाइनल से पहले 2022 के सेमीफाइनल में किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा होगा। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
तो किसान आंदोलन सरकार के लिए सबसे बड़ी फांस बना हुआ, तो दूसरी तरफ कुदरत का कोहराम नहीं थम रहा। स्पेशल रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सावन के महीने में कहीं मौसम सुहावना तो कहीं कुदरत कहर बरपा रही है। यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। शिवपुरी में बाढ़ का कोहराम। गांवों में सैलाब से हाहाकार। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर। ऐसी बाढ़ शिवपुरी ने कभी नहीं देखी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी बाढ़ और बारिश में पानी पानी है। शिवपुरी के कोलारस में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियां डूब गई हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां गड्ढा है और कहां पर सड़क। पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ का पानी यहाँ कोहराम मचा रहा है। शिवपुरी के लोग बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। पहले कभी मतलब मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए, 15 साल से कभी इतनी बारिश नहीं हुई। ये पीछे पूरे टोटल मकानों में पानी भरा हुआ है। ये जो मकान था सामने, ये सब पूरा डूबा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद शिवपुरी के आसपास के 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। इससे प्रभावित हुए हैं। पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटों से जारी भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम कोलारस में इस वक्त मौजूद हैं और ये शिवपुरी का कोलारस गांव जो पड़ता है, इसमें आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है। निचली बस्तियों में लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर हाहाकार मचा है पूरे मध्य प्रदेश में। खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में इस वक्त भारी बारिश के बाद 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों में हो गई है शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में। और कोलारस का ये निचला इलाका पूरी तरीके से पानी की जद में आ चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था और उसके बीच भीषण बारिश जो है उसने पूरी तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। शिवपुरी के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। शिवपुरी के पोहरी तहसील में पार्वती नदी के सैलाब में ग्रामीण टापू पर फंसे हुए हैं। तमाम लोग छतों पर हैं और बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर आने की दुआएं कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, हमारे लोग हैं। जमीनी रूप से जो भी किया जा सकता है तो रात को भी निरंतर सजगता रखी जाएगी कि किसी कोई व्यक्ति इस प्रकार, जिसलिए जो लोग गांव में निचले इलाके में थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की एक बस शिवपुरी से नरवर जाते हुए पलटते पलटते बची। बस के एक तरफ के पहिए सड़क से उतर गए, लेकिन बस एक बड़े पत्थर से अटक गई। बाद में इस बस को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की गई। बड़ी मशक्कत के बाद बस यहाँ से निकल पाई। बारिश का कहर शिवपुरी शहर में भी बरपा है। यहाँ की कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया है। शंकर कॉलोनी में तो हालात ये है कि लोगों के घरों तक 4 से 5 फुट पानी घुस गया है। कॉलोनी में रहने वाले इसका दोष प्रशासन को दे रहे हैं। नाले का पानी इतना चढ़ चुका है कि घरों में 4.5-5 फुट पानी भर चुका है। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन से भी लगातार निवेदन किया, पीडब्ल्यूडी प्रशासन से भी किया। जो आगरा एबी रोड पे जो पुल बन रहा है कि मुरम हटा दीजिए, धनहानि हो जाएगी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम है प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है कि घरों में 5-5 फुट 4.5 फुट पानी घुस चुका है और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? निश्चित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उधर शिवपुरी के सिंध नदी पर बने अटल सागर डैम पानी से लबालब हो गया है। लिहाजा डैम के 10 गेट खोल दिए गए। 10 गेटों से पानी की जलधारा तांडव मचाते हुए आगे बढ़ रही है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने शिवपुरी और गुना में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी और आसपास के इलाकों में बाढ़ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सेना की मदद मांगी है। रवीश पाल सिंह, शिवपुरी, आज तक।
अब रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश ने कई शहरों में जल निकासी की पोल खोल दी है। झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन वहां 18 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों की जगह नाव चल रही है। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से दोआबा क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उधर गंगा और यमुना में उफान की वजह से प्रयागराज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये नजारा देखकर एक बारगी आपको शक हो सकता है कि कहीं आप वेनिस में तो नहीं आ गए। वेनिस यानी वो शहर जो पानी में ही बसा है। तो जनाब, वेनिस का नजारा लेने के लिए आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है। इसका तसल्ली बख्श इंतजाम कराया है झांसी के प्रशासन ने। ये स्मार्ट सिटी झांसी इतनी स्मार्ट है कि धरती कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ना तो जमीन और ना ही सड़क। जल और थल का मजा तो ऐसा है कि पानी में खड़े हो जाइए तो पांव थल पर, तैरने लगिए तो पूरा तन जल पर। 18 घंटे की मूसलाधार बारिश ने यूपी की स्मार्ट सिटी झांसी की सारी स्मार्टनेस की कलाई खोल कर रख दी है। जैसे पानी पानी हो गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर नाव चलने लगी। स्वभाव से ही उत्सव धर्मी भारत के बच्चे पानी में छपाक छई करने लगे। नाव क्या आई, उनके लिए मनोरंजन की बढ़िया चीज आ गई। झांसी की गलियों में घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भरे होने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गई। इंजन बंद हो गया। यहां तक कि बाइक का भी पानी में चल पाना दूभर हो गया। शहर में पानी निकासी का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा। दावा तो स्मार्ट सिटी का था, लेकिन स्मार्ट सिटी तो लबालब हुई। बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ के नाले नालियों में इतना कचरा भरा पड़ा था कि वो पानी रोडों पे आ गया। सड़कों पे लोगों के घर मकानों में पानी भर गया। अधिकारियों को, नगर निगम के सभी नागरिकों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया सफाई व्यवस्था के मामले में, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया, ना कोई सुनवाई हुई। यहाँ पे और जल भराव की बहुत समस्या है और यहाँ पर 5-5 फीट पानी भर जाता है कि आप आराम से नाव चला लीजिए। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे इतना पानी था और अभी भी पानी है कि यहाँ पर नाव चली है और कुछ लोगों को हमने नाव से उधर पार भी कराया और गेट तक। और झांसी स्मार्ट सिटी बन रही है। अब बताइए स्मार्ट सिटी बनेगी। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की तस्वीरें हैं, जहां गंगा और रामगंगा नदियों के बीच कटरी इलाके के लोगों की जिंदगी बाढ़ में फंस गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा और रामगंगा का पानी खतरे के निशान को पार करने पर आमादा है। अमृतपुर और कायमगंज तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर बार, खेत खलिहान, सड़कें, गलियां सब लबालब हैं। हजारों एकड़ खेत डूब गए हैं। गांव में आने जाने के रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। गांव में जहां लोग पैदल चलते थे वहां अब नाव चल रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। लोग सिर्फ भगवान से ही आस लगाए बैठे हैं। तमाम लोगों ने गांव से बाहर सड़क पर पन्नी तानकर परिवार के साथ रह रहे हैं। पूरा पांडव नदी बर्राहाट है और ये इधर वरुण विहार है। हाँ, ये दोनों ये इधर डूबा हुआ है, डूब रहा है। पानी बढ़ रहा है लगातार। पानी बराबर आज 4 दिन से बढ़ रहा है। अगर आज रात बारिश हो जाती तो कल ये और भी अंदर जाके तबाह कर देता है। ये बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पांडू नदी में उफान आ गया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रयागराज में संगम के किनारे के तमाम इलाके लबालब हैं। गंगा के साथ साथ यमुना भी उफान पर है। किनारों पर जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लोगों से ऊंचे इलाके में चले जाने की अपील की जा रही है। इधर राजस्थान में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफनाए हुए हैं। टोंक में ऐसे ही उफनते नाले में एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें बैठे 2 लोगों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। उधर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में झमाझम बारिश के चलते गली मोहल्ले, सड़कें, घर बार सब लबालब है। राजस्थान यूं तो अपने रेतीले रेगिस्तान की वजह से जाना जाता है, लेकिन अभी ये सुबह बाढ़ और बारिश की मार से त्राही त्राही कर रहा है। ये तस्वीरें जयपुर के बगरू के पास चित्रौली गांव की है। मूसलाधार बारिश के चलते ये गांव लबालब हो गया। घर डूब गया, सड़कें डूब गई, गाड़ियां डूब गई। सिविल डिफेंस की टीमें लोगों को बचाने में लग गई।
सिविल डिफेंस के सदस्यों ने दर्जनों लोगों और मवेशियों की जान बचाई। अभी बारिश का कहर थमा नहीं है। यहाँ एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें अलर्ट पर हैं। ये राजस्थान के दौसा का हाल है। मूसलाधार बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में कई गांवों का संपर्क कट गया है। कहीं सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं रास्तों में पानी भरा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं, जहां एक एम्बुलेंस बरसाती नाले में फंस गई। बारिश के चलते नाला उफनाया हुआ था। इसी नाले में एम्बुलेंस फंस गई। इस हादसे में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छत पर सवार होकर अपनी जान बचाई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और गाड़ी को जेसीबी के जरिए किनारे पर ले आई। राजस्थान के भरतपुर में पांचना बांध से छूटा पानी आसपास के इलाकों में कहर बरपा रहा है। पांचना बांध से 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने 50 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ हालात पर नजर बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। एक तो भारी बारिश के चलते वैसे भी भरतपुर की कई कॉलोनियों में पानी भरा है। ऊपर से पांचना बांध से छोड़े गए पानी से बाढ़ के हालात की आशंका है। पांचना बांध में पानी छोड़ा गया, 17,000 क्यूसेक सुबह छोड़ा गया था। तो उसी संबंध में हमने जो कैचमेंट एरिया है या जो नीचे के जो डाउनस्ट्रीम जो विलेजेस हैं उसका एक बार राउंड भी लेंगे। मेजरली सिंघाड़ा में थोड़ी सी प्रॉब्लम बता रही है एसडीएम साहब। कलसाड़ा से थोड़ा पीछे पानी आ चुका है, हालांकि अमाउंट थोड़ी कम है, तो थोड़ा अभी कंपैरेटिवली हम कंफर्टेबल है। पर क्योंकि बारिश की लगातार संभावना जताई जा रही है, तो ये कभी नहीं कहा जा सकता कि पानी कब ज़्यादा छोड़ दिया जाए। राजस्थान के ही फतेहपुर शेखावाटी में देर रात से जारी बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं कई घर पानी में डूब गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सभी नदी नालों में उफान आ गया है। नेशनल हाईवे 552 पर कई जगहों पर बारिश का पानी भरने से राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया। बोदल पुलिया में दरार आने से सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने वाहनों का आवागमन बंद करवा दिया है। उधर धौलपुर जिले के आंगई बांध से छोड़े गए पानी से पार्वती नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते सैपऊ इलाके के कई गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।